तत्व क्या है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हुए यहाँ पर ये आपकी क्या आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी। तो हम लोग पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पर आपका ये कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 12 तक, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 12 तक जितने समूह है इसमें आने वाले सभी तत्व क्या कहलाते हैं, आपके डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, डी। और यहाँ पर आपकी कौन सी वेक्टेनाइन और एक्टेनाइन, ये दो सीरीज आपकी क्या कहलाती है, एफ ब्लॉक की सीरीज क्या कहलाती है, एफ ब्लॉक के तत्व है ना। हमको अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कौन सा पढ़ना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक में कौन कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। कितने आते हैं टोटल यहाँ पर, कितने टोटल, 10 है ना। यहाँ पर 10 के 10 आपको याद होना चाहिए है ना। पहले देखिए कितने में आपको क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। और फिर क्या है, क्रोमियम, मैंगनीज और फेरस, क्या है, हाँ आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज और फेरस, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन है ना, क्या है, आयरन। फिर उसके बाद बात करें तो क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डी ब्लॉक की क्या बड़ा पार्ट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और फेरस। कितने हो गए, 6 क्या क्या हो गए, फटाफट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस। फिर कौन सा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। कौन सा है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कौन सा है आपका, कौन सा आपका जितने भी तत्व हैं ये कौन सी कहलाते हैं, तृतीय श्रेणी क्या कहलाती है, तृतीय श्रेणी। ये वाली क्या कहलाती है, चतुर्थ श्रेणी है ना। ये कहलाती है आपकी तृतीय श्रेणी, 5वीं श्रेणी के तत्व। और ये क्या कहलाती है आपकी 6वीं श्रेणी के तत्व, ये कहलाते हैं 6वीं श्रेणी के तत्व। और आपके सिलेबस में केवल कौन सा है, तृतीय श्रेणी के तत्व। अब इनको डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक के कहने के पीछे यहाँ पर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। जैसे मैंने बोला कि कई सारे साइंटिस्ट इसके पीछे ये रीजन देते हैं कि भैया एस और ये वाला कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, और ये वाले कौन से हैं, डी ब्लॉक। तो एस और डी ब्लॉक के तत्वों के बीच में आने के कारण उनके जो गुणधर्म हैं वो किसके बीच में पाए जाते हैं, एस और डी ब्लॉक के तत्वों के बीच के गुणधर्म पाए जाते हैं, जिसके कारण उनको क्या नाम दिया गया, डी ब्लॉक के तत्व है ना। दूसरा एक और परिभाषा दी जाती है यहाँ पर कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका जो अंतिम ऑर्बिटल आता है वो कौन सा आता है, 3d4s। ये क्या आती है, अंतिम कक्षा क्या आती है, सॉरी ये होते हैं इनके क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अंतिम कक्षा कौन सी आती है, 4s। अंतिम कक्षा कौन सी आती है, 4s। तो इनके जो सभी अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं, डी ब्लॉक में। किसमें जाते हैं, डी ब्लॉक में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व। क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व, है ना। अब चूंकि इसमें क्या चलेगा, 3D चलेगा, इसमें क्या चलेगा, 4D चलेगा, इसमें क्या चलेगा, 5D चलेगा, इसमें क्या चलेगा, 6D, है ना। और ये लैक्टिनाइड
यूनिट में क्या आ जाएगी, एफ श्रृंखला आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एफ, है ना। इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, एफ ब्लॉक के तत्व। क्या कहा जाएगा, एफ ब्लॉक के तत्व। है क्या यहाँ तक बात समझ में। तो अब सबसे पहली चीज है हमारे पास कि हमको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको, तो समझ में आ गया। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कौन कौन सा होता है, स्कैंडियम, वेनेडियम, कौन कौन सी होती है, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम और नो, स्कैंडियम, वेनेडियम और टाइटेनियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये होते हैं आपके टोटल कितने, 10। और कौन सी श्रेणी में है, 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी में है, 3D श्रेणी में। हमको यहाँ पर पढ़ने हैं डी ब्लॉक के, क्या पढ़ने हैं यहाँ पर, डी ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म। क्या पढ़ने हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म। उससे पहले हम बात कर रहे हैं किसके लिए, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। क्यों संक्रमण तत्व कहा जाता है, इनको क्यों कहा जाता है संक्रमण तत्व, क्यों, क्योंकि इनके जो गुणधर्म हैं वो हम निश्चित नहीं कर सकते कि एक के बिहेवियर पे बाकी का बिहेवियर अपन डिसाइड कर ले। जैसे मैंने बोला यहाँ पर यदि हाइड्रोजन का देख ले तो ये कैसी है, सभी क्षारीय धातु है। कैसी है, क्षारीय धातु है ना। मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा कैसा होगा, एक जैसा। इनके बाह्यतम कोश में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और इनका जो सभी का नेचर भी कैसा है, एक जैसा। और यहाँ पर हम वो बात नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई, हमने बोला कि यहाँ पर एक जो धातु है वो कैसी है, कैसी है, तरल अवस्था में मिलती है कमरे के तापमान। कैसी मिलती है, तरल अवस्था में। और मैंने बोला एक जो है वो कैसी मिलेगी, कठोर, है ना। सबसे ज्यादा कठोर धातु कौन सी होती है, प्लेटिनम। कहाँ है प्लेटिनम, ये आपका प्लेटिनम। सबसे ज्यादा कठोर कौन सी है, प्लेटिनम। और सबसे ज्यादा मुलायम यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, है ना। तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक हमको तरल अवस्था में मिल रही है, यहाँ पर टंगस्टन देखोगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 4 लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। और जो पारा है वो कितने पर, -39.4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर इतनी विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है कि इनके गुणधर्मों का निर्धारण हम स्वयं नहीं कर सकते। हमने बोला कि यदि हम एक तत्व का अध्ययन करें और हम उसके आधार पर दूसरे तत्व की प्रॉपर्टीज को समझे तो ये चीज पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सभी के गुणधर्म कैसे हैं, अलग अलग। तो यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी जब हमको समझ में आई कि भैया हम यहाँ पर किसी एक तत्व या एक समूह के एक तत्व का अध्ययन करके बाकी तत्वों का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो ऐसे तत्वों को हमने क्या कहा, संक्रमण तत्व। क्या कहा, तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं अपन, संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब हमको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, सबसे जरूरी चीज यदि आपको इसमें सीखना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। दूसरी चीज हमको यहाँ पर परमाणु त्रिज्या और क्या पढ़ना है, आयनिक त्रिज्या। क्या पढ़ना है, आयनिक त्रिज्या। तीसरी अपन पढ़ेंगे क्या, आयनन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या पढ़ेंगे, आयनन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एंथैल्पी। क्या होगा, एंथैल्पी, है ना। तो मैंने यहाँ पर बात की क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु के, किसी तत्व के परमाणु के कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो अपन व्यवस्था देते हैं उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज याद रखना, हमने बोला कि इसमें कितने प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं,
वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर 4 मेनली हम पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एस, पी और डी, एफ, है ना। इसके आगे भी होते हैं एच, आई, है ना, जी। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? एस की। एस में कितने का? एस में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 2, है ना। पी के कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 3, है ना। सॉरी, कक्षक 1 होते हैं, इसका कक्षक कितना होता है? 1। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6। ये क्या है? आपके कक्षक, या इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या कक्षक। बी ब्लॉक में कितने होंगे? 5 कक्षक होंगे और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 10। इसमें कितने होंगे? 7 कक्षक होंगे और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 14, है ना। तो इनके आधार पर इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था दी जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। और यहाँ पर जैसे अभी हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे दिया जाएगा, है ना। इसमें आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग में कि जो आपका 3 तत्व है, कौन कौन से? एक हो गया आपका कौन सा? जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है, कहने का मतलब तीनों के जो गुणधर्म हैं ये बहुत ही अलग है। किससे? डी ब्लॉक के तत्वों से। पहले तो वैज्ञानिकों ने इसको डी ब्लॉक में रखने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। परंतु ये सभी क्या होते हैं? डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं क्या होते हैं? धातुएं होती है। इस आधार पर इनको किस में रखा गया? डी ब्लॉक में। किस में रखा गया? डी ब्लॉक में। आई क्या यहाँ तक बात समझ में? अब यदि अपन यहाँ पर देखें इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा डी ब्लॉक के तत्वों का, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र। क्या होगा भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र? यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर n-1 d और यहाँ पर इसमें कितने से कितने होंगे? 1 से लेकर 10 तक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? n इंटू s और इसमें कितने से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 से 2। यदि मैंने कहा तृतीय श्रेणी के लिए लूँ, किसके लिए लूँ? तृतीय श्रेणी के लिए। तृतीय श्रेणी के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3d1 से लेकर 10 तक। और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 1 से लेकर 2 तक। चतुर्थ श्रेणी की यदि बात करूँ तो चतुर्थ श्रेणी में क्या हो जाएगा? बस यहाँ वैल्यू पुट करते जाओ। यहाँ पर 4 रखा, 4 1 से 10 तक। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 5s 1 से लेकर कहाँ तक? 2 तक। इसी तरीके से पंचम श्रेणी की क्या हो जाएगी? 5d1 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक। और 6s 1 से लेकर 2 तक। आई क्या यहाँ तक कहानी समझ में? क्लियर? अभी क्लियर हुआ तो ठीक। चलो लिखो फटाक से डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व की डेफिनेशन। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं भी नहीं है मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र ये है।
और वहाँ लिख लेना तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। हो गया? स्मॉल m b 3 स्मॉल c कैपिटल D a, स्मॉल a है ना लास्ट में, ठीक है? हेलो, लिखा होते हैं सबसे पहला वो क्या लिख रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पर याद रखना है, जैसे सपोज दैट मैंने बोला क्या है आपका स्कैंडियम। स्कैंडियम का कितना होता है परमाणु संख्या? 21। कितनी होती है परमाणु संख्या? 21। इसका क्या होगा? 1s2। अब ये पहली कक्षा हो गई है ना, फिर ये क्या हो जाएगी? 2s2 2p6, फिर क्या आ जाएगी? 3s2 3p6 है ना, और फिर क्या आ जाएगी आपकी? फिर क्या आ जाएगी? 4s2 और 3d1। पहले आपको ऐसे लिखना है ना, 4s2, फिर क्या लिखना है? 3d1, क्योंकि पहले कौन से कक्षा में बनाया गया? s में, है ना। फिर इसी तरीके से आपका कौन सा है? कौन से नियम से बनाता है? अभाव है ना, मैं 11th में पढ़ा था, है ना। ठीक, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम। टाइटेनियम बोले तो 22। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर 4s2 और 3d2 है ना। फिर उसके बाद टाइटेनियम के बाद आ जाएगा वेनेडियम। वेनेडियम का कितना होता है? 23। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d3 और 4s2। वेनेडियम के बाद क्या आएगा आपका? क्रोमियम। क्या जाएगा? क्रोमियम बोले तो 24 है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आ जाएगा 4s2 और 3d4। क्रोमियम के बाद क्या आएगा आपका? क्रोमियम के बाद क्या आएगा? मैग्नीज। मैग्नीज का कितना होगा? 25। क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d5। मैग्नीज के बाद क्या आ जाएगा आपका? फेरस। फेरस के कितना होता है? 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और यहाँ क्या आ जाएगा? 3d6। फेरस के बाद क्या आ जाएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना होता है? 27। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। क्रोमियम के बाद कोबाल्ट के बाद क्या आएगा? निकेल। निकेल का कितना होता है? 28। यहाँ पर आ जाएगा, अब ये तो सेम ही चल रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4s2 3d8। फिर निकेल के बाद क्या आ जाएगा? कॉपर। कॉपर का होता है 3d9 4s2 है ना, और जिंक का होता है जिंक
इसका क्या हो जाएगा 3D 10 4s। क्लियर। अब यहाँ पर याद रखना, क्या याद रखना है कि इनमें दो तत्व ऐसे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जरा हटकर काम करते हैं। जैसे कौन कौन से, एक तो हो गया कौन, कॉपर। कॉपर में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने होते हैं 10। और दूसरा कौन सा होता है, क्रोमियम। कौन सा होता है, क्रोमियम। कौन सा होता है, क्रोमियम। क्रोमियम में भी यहाँ पर कितने आ जाएंगे 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 5। ये दो को याद रखना है ना, दो को याद रखना है, इसको कॉपर और इसको। इसी आधार पर अपन यहाँ पर बना सकते हैं 3D श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, 3D श्रेणी, है ना। क्लियर। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर 3D 4s, ये क्या है आपकी, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक। और ये आपकी क्या होगी, अंतिम कक्षा। क्या होगी, अंतिम कक्षा। ठीक। क्लियर। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तुमको इसके कक्षकों का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, है ना। यहाँ पर एक कहानी समझ में आएगी तुमको। जैसे मैंने कहा कि किसका ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, चाचा अभी अपन पहले सबसे पहले किसको देख रहे हैं, स्कैंडियम। किसको देख रहे हैं, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम के एस में कितने हैं, 2। तो इस प्रकार से भरोगे। डी ब्लॉक में कितने, डी ऑर्बिटल में कितने हैं, 1। कैसा बनाएगा, ऐसा, है ना। अब यदि मैंने स्कैंडियम के बाद बात की किसकी, टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम 22 में क्या आ जाएगा, तो इसमें एस ब्लॉक में कितने हैं, 2। अब डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में कितने हैं, 2, 1 और ये 2, है ना। अब मैं एक थोड़ा सा भी अच्छा वाला ले ले रहा हूँ, है ना। एक क्रोमियम ले लेते हैं, एक किसका कौन सा ले लेते हैं, क्रोमियम। और एक ले लेते हैं मैग्नीज 20 और कॉपर। ऐसे से इधर देखो, यहाँ पर इसमें कितने आ गए, 2। क्रोमियम में कितने आते हैं, इसमें 5। क्रोमियम में कितने आएंगे, 5। यहाँ पर किस तरीके से बनाएगा, 1 2 3 4 5, है ना। अब मैग्नीज में भी क्या होगा, डी ऑर्बिटल सेम ही बनेगा, डी ऑर्बिटल सेम ही बनेगा। कैसा बनना है, सेम। यहाँ पर याद रखना कि इन दोनों का जो होगा आपको कैसा होगा, सेम। क्रोमियम में एक ही है, क्रोमियम में एस ऑर्बिटल में कितना है, 1। कितना है, 1, है ना। अब कॉपर कितना होता है, 29। इसके इस वाले ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे यहाँ पर, और इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें कितना आएगा, 1। तो इसमें केवल क्या भराएगा, 1। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले भराएगा किधर से, जैसा भरा है उसी तरीके से, है ना। अब इसमें आप 2 तरीके के बॉक्सेस देख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा आपको इस तरीके का, और एक दिख रहा होगा आपको इस तरीके का ऑर्बिटल, है ना। तो ये कहलाता है क्या, अयुग्मित। क्या कहलाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और इसी के होने से बहुत सारे गुणधर्म डिपेंड करेंगे।
बहुत सारे का पूरे के पूरे गुणधर्म इसी पर डिपेंड करेंगे। जिनको कम समझ में आता है वो ऐसे याद रख लेना, इसके पीछे जितने भी कारण होंगे सबका एक ही कारण है, क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे सपोज दैट तुमसे पूछा कि इनमें रंग होने के पीछे क्या कारण है, क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये क्या होते हैं? आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। है क्या बात समझ में आता है? चलिए आगे। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर क्या करेंगे? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आई बात समझ में आपको? ये अब अपन देख रहे हैं क्या? परमाणु त्रिज्या। क्या देख रहे हैं? परमाणु त्रिज्या, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आयनिक त्रिज्या। क्या बोल सकते हैं? आयनिक त्रिज्या। अब आपको पता है, आपने आवर्त सारणी में पढ़ा है कि यदि हम आवर्त सारणी में किसी आवर्त में, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में, आवर्त क्या होता है आपका? ये क्या है? आपके पहला आवर्त, ये आपका दूसरा आवर्त, ये आपका तीसरा आवर्त। इस प्रकार से ये क्या है? आपके आवर्त। क्या है? आवर्त। ऐसे टोटल कितने आवर्त है आपके पास? 7। कितने आवर्त हैं? 7। तो जब कभी आवर्त सारणी में किधर से किधर जाओगे? बाएं से दाएं। किधर जाओगे? बाएं से दाएं। जब बाएं से दाईं ओर जाओगे तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? परमाणु त्रिज्या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, है ना। पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो समझते, क्यों बढ़ेगी या क्यों घटेगी, है ना। क्यों बढ़ेगी या क्यों घटेगी? तो मैंने बोला यहाँ पर परमाणु त्रिज्या, यदि मैं यहाँ पर देखूँ सबसे पहले क्या आपका स्कैंडियम, फिर क्या है टाइटेनियम, फिर क्या है वैनेडियम, फिर क्या है क्रोमियम, फिर क्या है मैग्नीज, फिर क्या है बताते जाओ, फेरस, फिर क्या है क्वार्ट्ज, फिर क्या है निकेल, फिर क्या है कॉपर और जिंक। इस तरीके से आपके 10 तत्व है। यदि मैंने बोला यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 21, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 22, यहाँ पर कितने 23, यहाँ कितने 24, यहाँ कितने 25, यहाँ 26, यहाँ 28, 29 और 30। मैंने बोला लगातार यहाँ पर क्या बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या बढ़ेगा आपका नाभिकीय आवेश। क्या बढ़ेगा? नाभिकीय आवेश। मैंने कहा ये आपका क्या है परमाणु, परमाणु का ये क्या हो गया नाभिक, नाभिक में क्या होगा प्रोटॉन, और इधर क्या बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब पहले इधर से इधर जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण त्रिज्या क्या होगी घटेगी। त्रिज्या क्या होगी घटेगी। त्रिज्या क्या होगी घटेगी। परंतु आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप इधर जाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप इधर जाते जा रहे हो तो आपका जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में क्या होता जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर ये मैंने बोला कि ये आपकी जो कक्षा है, इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जोर से ज़्यादा बंध के द्वारा जुड़े होंगे और इसके बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन कम बंध द्वारा जुड़े होंगे। कहने का मतलब इनके द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जा रहा है नाभिक के द्वारा, वो इसकी वजह से इस तक प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा। तो इन पर जो बल लगेगा वो इनके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण वापस से इनका आकार क्या होता जाएगा इधर बड़ा होता जाएगा, है ना। जिससे वापस से इनका आकार क्या होता जाएगा बड़ा होता जाएगा। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव। क्या कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं। अब चूंकि हमने बोला कि इधर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है और यहाँ पर जो प्रबल परिरक्षण प्रभाव है, यहाँ पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है जिसके कारण क्या होते जा रही है त्रिज्या घटते जा रही है, और यहाँ पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है इसीलिए त्रिज्या क्या होते जा रही है बढ़ते जा रही है। तो आपसे यदि पूछे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा परमाणु त्रिज्या में पहले बढ़ेगी फिर उसके बाद यहाँ पर घटेगी। पहले बढ़ेगी फिर
घटेगी। पहले बढ़ क्यों रही है? नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण, और बाद में घट क्यों रही है? परिरक्षण प्रभाव के कारण। किसके कारण घट रही है? परिरक्षण प्रभाव के कारण। मैंने कहा यदि आवर्त सारणी में कहाँ से, ऊपर से कहाँ आओगे? नीचे। ऊपर से कहाँ आओगे? नीचे। तो मैंने बोला बेटा यदि मैं बात करूं किसी परमाणु में, तो यदि कोई पहले आवर्त में है, मतलब उसमें जो बाह्य कोश है वो उनकी संख्या कितनी है? 1। मैंने बोला कोई दूसरे आवर्त नंबर 1 में है, कौन कितने आवर्त में है? 1 आवर्त में, उसमें कोषों की संख्या कितनी है? 1। मैंने बोला आवर्त 2 में है, उसमें कोष की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। कितनी है? 2। मैंने बोला आवर्त 3 है, उसमें कोष की संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो ऊपर से नीचे जाने पर जो त्रिज्या होगी वो कैसी होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। इसमें कोई समस्या वाली, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में क्या होती है? कोषों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। और कोषों की संख्या में वृद्धि होगी अर्थात कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो उसकी त्रिज्या बढ़ते जाएगी। आई क्या बात समझ में? ठीक है, उतार लो फटाक से। देखो परमाणु, अब तीसरी क्या पढ़ रहे हैं अपन? आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी बोले तो ये क्या बता रहे हैं अपन? आयनन ऊर्जा। क्या बता रहे हैं? आयनन ऊर्जा, है ना? क्या बता रहे हैं? आयनन ऊर्जा। यहाँ पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई परमाणु है, यदि कोई परमाणु है, मैंने बोला ये परमाणु का नाभिक है, इसके चारों ओर क्या है? इसके कोष है। ये क्या है? कोष। इनमें क्या घूम रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपका इनका जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा तो कैसा होना चाहिए? या तो इस प्रकार से होना चाहिए, या तो इस प्रकार से। इन दोनों ही स्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा दिखाई दे रहा है? स्थायी। ये अर्धपूर्ण है, ये कैसा है? अर्धपूर्ण है। और ये कैसा है? पूर्ण भरा हुआ है। कैसा है? पूर्ण भरा हुआ है ना? यहाँ पर पूरे क्या है? पूरे क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन। कैसे है? युग्मित इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पांचों में कैसे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। परंतु ये अर्धपूर्ण होने पर भी कैसा होगा? स्थायी होगा। कैसा होगा? स्थायी, स्टेबल। कैसा होगा? स्थायी या स्टेबल। अब मैंने बोला यहाँ पर यदि मैंने बोला कि कोई विकिरण डाली, मैंने क्या डाली है? कोई विकिरण ऊर्जा। क्या डाली है? विकिरण ऊर्जा। तो इस विकिरण ऊर्जा को पाकर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने कक्षा से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है? ऐसी ऊर्जा जिस ऊर्जा के बराबर यदि इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाए तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर वहां से क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। ये ऊर्जा क्या कहलाती है? इसकी आयनन ऊर्जा, है ना? इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से निकालने के लिए उपयोग की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। और चूंकि यदि वो स्थायी होगा तो उसमें आयनन ऊर्जा का मान कैसा होगा? बहुत अधिक। कैसा होगा? बहुत अधिक। और यदि वो अस्थायी होगा, अस्थायी होने का मतलब कुछ इस प्रकार से भरा हुआ है ना? कुछ इस प्रकार से भरा हुआ है, खाली है बाकी। तो इस स्थिति में आयनन ऊर्जा का मान कैसा होगा? कम। कैसा होगा? कम। तो मैं यदि कहूँ कि मैं बाएं से किधर जा रहा हूँ आवर्त सारणी में? दाएं की ओर। बाएं से किधर जा रहा हूँ? दाएं की ओर। तो मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? ज़्यादा, है ना? और चूंकि मेरा नाभिकीय आवेश भी क्या होगा? बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भैया नाभिक के द्वारा लगाया गया बल का मान लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है ना? नाभिक का बल बढ़ रहा है। चूंकि अभी बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि यहाँ परिरक्षण प्रभाव आ जा रहा है। परिरक्षण प्रभाव आने का मतलब क्या हुआ कि इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन और इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन दोनों नजदीक आने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे?
प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। पर यहाँ पर नाभिकीय आवेश के मान में थोड़ी कोई कमी हो रही है, इसीलिए यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? याद रखना स्थायी अर्थपूर्ण। और यदि पूछे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी का आयनन एंथैल्पी उच्च होती है, क्यों उच्च होती है? क्यों उच्च होती है? बताओ फटाक से, क्यों उच्च होती है? हाँ, नाभिकीय आवेश। क्यों उच्च होती है? जिंक का कितना होता है? 30। बोले तो ये क्या होगा? 4s2 और 3d10। इसका कितना होता है? 5s2 और 4d10। इसका कितना हो जाएगा? 6s2 और 5d10। इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इनके जो अंतिम ऑर्बिटल होंगे, है ना, अंतिम कक्षक होंगे, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कैसे है? इसमें पूर्ण है। कैसे है? पूर्ण। 1 2 3 4 हो गया 5। यहाँ पर ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर पूर्ण है। और पूर्ण रूप से भरे होंगे तो कैसा होगा? ये स्थायी। कैसा होगा? ये देखिए, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कैसे हो गए? स्थायी। कैसे हो गए? ये स्थायी हो गए। इनके जो पूर्ण रूप से इनके कक्षक कैसे हैं? भरे हुए। अब स्थायी होंगे, जिसके कारण इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान भी अधिक होगा। इसीलिए इनकी आयनन एंथैल्पी कैसी होती है? लिख दोगे कारण? है? नहीं लिखेगा तो चलो लिखो, फटाक से उतारो क्वेश्चन के रूप में।